राइट, सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ बिकॉज हम कम ही है, जब भी किसी को कोई डाउट आए या कोई बात पूछना हो You तो are you are free to ask your doubts. है ना, जो भी हो। सो व्हाट एग्जैक्टली हमारे हिसाब से अब क्या करना चाहिए वो अपन डिस्कस करते हैं, और तुम्हें जहाँ कोई एक्स्ट्रा इनपुट या डाउट हो वो ऐड करना। ठीक, तो हमारे पास अब अप्रोक्सीमेटली Approximately 45 फोर्टी days. फाइव डेज है ना। 26 मई के हिसाब से अगर अपन चले, आज 14th है, रफली है, ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड 45 डेज है। सो किस तरह से प्रोसीड करना है, आप शुरू करें। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये 45 डेज में हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हम जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट के 45 डेज में कुछ नया तो नहीं हो सकता। अगर आप कुछ नया, अगर छोटी चीज है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि कोई चीज आपने अभी तक अच्छे तरीके से नहीं की है और 45 डेज में आप उसको करके खत्म करना चाहते हो, तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, उसका रिवीजन सही से नहीं हो पाएगा, तो एक आपको फीलिंग आएगी प्रेशर की। तो मेरी सलाह यही है कि आपको नया जो है मेजर कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देन यू कैन ट्राई। अदरवाइज व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, पूरा फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। और जब आप इतने सारे टेस्ट पेपर दे रहे हो ना, तो आपको ये भी पता चल जाता है आपने कि कहाँ गलतियां आपसे हो रही हैं। तो यू शुड नो दैट व्हाट टू रिवाइज। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि अब जो पूरा फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पे होना चाहिए। और रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो कई बार आपकी टेंडेंसी होती है कि आप चीजों को याद नहीं करते, आप उसको लॉजिकली डिराइव करते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको पता चलता होगा कि व्हेन यू डू द टाइम के प्रेशर की वजह से जो है, यू कैन फील दैट कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। So according to your need, you have to revise or you have to remember certain things which are very useful to you. It is coming again and again in exam. तो उस तरह की चीजों पे जहाँ पे कम समय में आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओ, आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज हो गया कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, फॉर्मूलों को आपको बार बार रिवाइज करके याद रखना है। रिवीजन में ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ो। हाँ, ये जरूर है कि अब आप 2 बार मेंस का एग्जाम दे चुके हो तो आपको पता है कि कौन सी चीजें हैं जो आप भूल जाते हो, कौन सी चीजें हैं जो जिनको याद करना मुश्किल है। देन यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स। और ये भी आपको पता अब धीरे धीरे या पहले से ही लग गया होगा कि कौन सी चीज जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनको अभी भी ये फील नहीं आ रही वो पास जेई के क्वेश्चंस देखें, उसको देखने से आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स जो है आपने पढ़ रखी है जिसकी जरूरत जेई एडवांस में नहीं है। तो यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स, राइट। आपका प्रेशर काफी कम हो जाएगा। जो आपने कोचिंग में जैसे इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में या फिजिकल में कुछ चीजें जब पढ़ाते हैं हम तब बोलते हैं कि जेई एडवांस के लिए नेसेसरी नहीं है, तो नाउ देर इज नो पॉइंट टू रिमेम्बर देम, टू रिवाइज देम। इन सब चीजों से अपने को टाइम सेव करना है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, अभी आप जो है, अब काफी दिनों से आप एग्जाम दे ही रहे हो, तो जो पेपर्स हैं आप, ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है कि व्हेन यू आर गिविंग अ पेपर, आप जब पेपर देते हो तो आपकी कुछ गलतियां होती हैं। पहले तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलो कि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड यू आर फीलिंग प्रेशर व्हाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर पैनिक डेवलप हो सकता है। तो उन चीजों को आप अवॉइड करो। आप सिंपल प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इसको तो मैं कर लूंगा। उन क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करो। क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट शुरू के 10, 20 या 30 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह से किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में अच्छे मार्क्स जो ला सकते थे आप वो लेके आए हो। और वो मार्क्स अच्छे तब होंगे जब आपने आसान क्वेश्चन चूज किए।
कि आपने वो क्वेश्चन चूज किए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस था कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है इन द फर्स्ट 1 आवर, राइट, 1.5 आवर। देन यू विल गेट कि अच्छा ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हैं, अगर वो भी हो गए, आपको लगता है कि मुझे जो आता था वो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में कर लिया, देन यू शुड ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। ये भी होता है कि जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है कि लास्ट के टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, आपके पास टाइम कम बचा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसमें आप फ्यू क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें, उनको प्रॉपर टाइम दें और उसमें पॉजिटिव मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम की कमी होगी और आप एरर्स करोगे, और नेगेटिव मार्किंग का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हैं पेपर्स के बारे में, कुछ और आपको सलाह देनी एरर है? राइटिंग, हाँ, नहीं, एरर एरर राइटिंग तो अभी बाद में आएगी। पेपर के दौरान भी अगर आप व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर, I want to add regarding solution solving the paper. Paper जब solve करो तो usually you can go in any order, ideally physics, chemistry, maths or chemistry, maths, physics, whatever at your comfort. But be aware that you should not get stuck to any one subject in particular. Like usually people think that you should give more time to maths and then physics and lastly chemistry. Don't do that error. That is a severe blunder. Each marks is equal question. So what you should do is you should start a paper, assuming that you have a paper at 9 a.m. You enter at around 8:40 in your examination hall. Sit there, have some deep breath, start at 9 or 8:50. They'll give time to read instruction. Make habit that you read instruction each and every time, because you don't know at what stage or at what year they will change the pattern. So instructions are very useful. Read instruction as a habit during your practice papers also, right? Then you start at 9 and be very vigilant about the time ticking on your computer, but don't get panic, but be vigilant. Watch that, keep moving with each question, and write on your scribble pad that which question you think, if you will put a little more effort, will be converted to marks, which question is not worth investing time. Like there would be certain questions, a general format of a 18 question paper is at least 2 to 3 questions are there to decide AIR 1, like full marks aane ya nahi aane. So if that question in your paper is like first, second, third, and you get stuck in that and you lose your both confidence as well as time. So identify such question, as sir said, that please make it a habit to move on. Okay, and it should be that you read all questions. It should not be like that I did not see this page, I knew these, because each page could have one question which might be just you could do it. अच्छा, जब आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी करते हैं ना, जैसे मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी कुछ पार्ट्स तो बहुत आसान होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो क्लेवर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये तो आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो उसको कर लेते हैं, पार्शियली करके आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ चाहते हैं कि उसको 100% सॉल्व करें, उनको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, और टाइम के प्रेशर की वजह से फिर वो आगे एरर्स करते हैं। आपको पता होगा कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस दे रहे होगे तो आपके मार्क्स आ रहे होंगे। तो मार्क्स के 10% डाउन या अप ही हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स अगर जो भी आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे वेरिएशन नहीं आएगा ज्यादा। तो मतलब कुल मिला के ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कितने मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हैं। और आपको अच्छा तब लगेगा जब आपने पेपर अच्छी तरह से तब किया होगा, जब आप पेपर से बाहर आओगे, बाद में एनालिसिस होगी और आपको लगेगा कि ये आसान आसान क्वेश्चन मैं कर सकता था, मैं करके आया हूँ। आपको दुख तभी होगा जब आप कोई सिंपल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का सिंपल क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको कम समय में करके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप पेपर दे रहे हो, अभी जो प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हो, इसकी एनालिसिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आप किस तरह की गलतियां कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। यू हैव टू वर्क ऑन योर एरर्स और इनको कम करना है। आप जैसे आप जब पेपर दे रहे होगे तो आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट्स लगाए, 10 मिनट्स में मैं 3 क्वेश्चन कर सकता था। तो एनालिसिस से पता चलेगा। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, तो आप देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझसे गलत हो गया है। मतलब आपने जो भी इस पेपर में, जो भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसमें 3-3 घंटे 6 घंटे लगाए, so you should have a proper analysis that what type of mistakes you are doing, what type of concept you are learning from your mistakes, right? So that is very important. कुछ नया पढ़ने की जगह आपने जो पुराना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, जो आपने गलतियां करी हैं उसको बार बार देखो कि कौन सी गलती आपसे बार बार हो रही है, उस पर वर्क करो। दैट इज द सेकेंड थिंग विच यू शुड डू। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज हैबिट। अब आपके पास लास्ट के जो 45 डेज हैं उसमें आपको एग्जाम वाली हैबिट डेवलप करनी है। एग्जाम का मतलब है कि जिस दिन आपका जे एडवांस का एग्जाम होगा आपको अर्ली राइज करना होगा। अभी भी कुछ बच्चे जो है वो लेट नाइट में ज्यादा देर तक पढ़ते हैं और सुबह आराम से उठते हैं, राइट। ये हैबिट ठीक नहीं है। अब आपको जो है वो अर्ली जो है वो जल्दी सोना भी है और अर्ली उठना भी है, राइट। यू हैव टू फॉलो कि जैसे आपकी बॉडी इस तरह से एडजस्टेड बॉडी हो। साइकिल, राइट। हाँ, बॉडी साइकिल की आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, पूरी तरह से ब्रेकफास्ट हो जाए आपका, ठीक है, और आप जब घर से निकल रहे हो ये सारा माइंड मेकअप करके चलना है कि 1 या 2 घंटा तो आपको जो है कई नॉर्मली लोगों को अपने सेंटर पे जाके पहुंचना पड़ता है, आपको एनर्जी भी बचा के रखनी है क्योंकि मेन एनर्जी आपको एग्जाम में लगानी है। तो ये सारी प्रैक्टिस, फिर भी आप जब घर पे पेपर दे रहे हो तो ये बहुत आसान है, लेकिन आप माइंड में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस टाइम के लिए जो फाइनल डे वाला है। तो कब उठना है, कैसे आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, कब अपनी एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जैसे 9 to 12 जब पेपर का समय होता है उसी टाइम पे अगर आप पेपर दो, अगर वीक में 2 पेपर दे रहे हो तो ऑन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम आप दो। अपने पास वाटर रखो, अपने आप को हाइड्रेट रखो, ठीक है। ज्यादा खाने की, मतलब जैसे कई लोग फूडी होते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे, अब वैसे भी गर्मी का सीजन चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि आप खा के बीमार पड़ सकते हो, या बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है कि आप बीमार पड़ जाओ। अपने आप को हेल्दी रख के फाइनल डे की प्रिपरेशन करनी है। तो इट इज नॉट एन इजी वर्क, यू हैव टू लीव मेनी थिंग्स। और कभी आपको इस बीच में भी कभी ऐसा हो सकता है कि यू आर फीलिंग डिफिकल्ट, तो यू कैन रिलैक्स, ठीक है। वो फाइनल डे वाला, और आप जब आपने जो 1-1.5 साल में जो मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत आपसे कोई छीन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट के 1.5 मंथ में आप बहुत मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बट ठीक यू है। हैव टू बी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। यू शुड नॉट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस। बीइंग नर्वस इज ओके, बट एक्सट्रीम नर्वस दैट हाथ कांप रहे हैं या जो भी है, मतलब यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, जो आता है वो भूल रहे हैं, दीज थिंग्स यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये जो आता है और भूल रहे हैं वो तभी होगा जब आप प्रेशर लोगे, है ना। तो अगर आपको पहले से पता है कि अभी तक जो मैंने तैयारी करी है, मेरे जो इंटरनल एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आसपास मार्क्स आएंगे, तो ये प्रेशर अपने आप ही कम होगा। कई लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं पेपर वाले दिन तो ज्यादा कर दूंगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। पेपर वाले दिन आप वही करोगे जो अभी कर रहे हो, आप उसी के आसपास करोगे, ठीक है। हाँ, ये अच्छा है कि जो आपको आता है अगर आप उस दिन परफॉर्म करके आगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। So you should work on your accuracy. That was our first point: revision and paper. First two. Whatever you know, you should have maximum score out of it. That is very important, right? Fourth is I want some pranayama or breathing exercise. They should start. Anything that suits you. This is our suggestion. Anything that individual choice, but you should involve something like this in your day-to-day life for 45 days. देखो, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, ये साइंस है। और ये हम इस ओल्ड एज में भी हम फील करते हैं कि व्हेनेवर वी आर टेंस, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है बच्चों को लेके या हमारी लाइफ की अपनी पर्सनल, तो हमें क्या है कि लंबी सांसें लेनी चाहिए।
व्हेन वी इनहेल एंड एक्सेल ना, बहुत सारी ऑक्सीजन जाती है, और यू नो दैट कि ऑक्सीजन से ही सारा बॉडी वर्क करता है। तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। एग्जाम में ऐसा होगा, एग्जाम में आप क्या है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके अंदर की जो केमिकल, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप नर्वस हो जाओगे। तो हमेशा व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन, आपको ये चीज मेंटेन करनी है कि थोड़ा सा एक दो बार आप सांस लो, अपने आप को बैलेंस करो, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। टाइम का भी ध्यान रखना है। अभी आपको लग गया कि किसी क्वेश्चन में शुरू में ऐसा लग रहा था, मैथ्स में फिजिक्स में ऐसा काफी होगा कि आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, आपने 4-5 मिनट लगा दिया, आप कहीं जाके स्टक कर गए। लीव दैट क्वेश्चन। ये आपका ईगो है जो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पा रहे हो, और आप एग्जाम में इगोइस्ट हुए तो फिर मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो आपको पेपर्स मिलेंगे, आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन, जैसे आपके पास टाइम बचा हुआ है और आप एक क्वेश्चन में आपने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है टाइम, आपने अब आपको लगता है कि अब इस बचे हुए टाइम में मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो अगर आपने सिस्टमैटिकली लिखा होगा तो आप उस क्वेश्चन पे पहुंच के अपनी एनर्जी लगा सकते हो। तो जो आप ये जब प्रैक्टिस चल रही होगी, आप जो टेस्ट पेपर दे रहे होगे उसको भी आपको प्रॉपरली, क्योंकि वो हैबिट होती है। अगर यहाँ पे आप प्रॉपरली नहीं लिख रहे हो, कहीं ऊपर लिखा है कहीं नीचे लिखा है, पेपर आपको सफिशिएंट मिलेंगे, तो यहाँ घर भी आप पेपर एक रजिस्टर ही बना लो, उसी में लिखो आप। Make a या scribble या हाँ, pad. स्क्रिबल पैड बना लो, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली लिखो। इसका बहुत मैनेजमेंट का बहुत फर्क पड़ेगा। जेई में आपकी जो आपका जो कैलिबर है और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, कई लोग आपके कैलिबर के बराबर ही होंगे, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपका अच्छा होगा तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी चेकअप भी है कि कई बार पहला क्वेश्चन ही जो है वो मुश्किल लगेगा, आपको आता ही नहीं है। कई लोगों को पहला चांस की बात की, पहला क्वेश्चन आसान लग गया, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो मेंटली अपने आप को तैयार रखो कि पहला डिफिकल्ट भी है तो बाकी क्वेश्चंस हैं, आप पहला कोई भी आसान क्वेश्चन चूज करो और शुरुआत करो। जैसे कोई भी बिजनेस मैन है या जो दुकानदार है, जब वो बोनी करता है तो उस ग्राहक से ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करता है, वैसे ही एक क्वेश्चन है हमारे लिए। हम जब पेपर शुरू कर रहे हैं तो हम एक ऐसे क्वेश्चन को पकड़े जिसमें ज्यादा कोई झंझट ना हो, ताकि हमारी शुरुआत जो है वो आसान तरीके से हो। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका फिर आगे वाला पेपर कैसे होने वाला है। मैंने आपको बताया कि शुरू का टाइम अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, देन फॉर द कमिंग टाइम यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। जैसे जैसे आपने टाइम को सही से यूटिलाइज किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो टाइम आपको मिलेगा, अभी तो आप घर में हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा वहां आपका घर नहीं होगा। तो हम कई बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप कोई होटल ले लो जहां पे आप नैप लो। फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में 20 मिनट, आधा घंटे की आप नैप लो। ये हैबिट डालते हैं। जो बच्चे यहाँ पे चेना में जो तैयारी करते हैं, टॉप करते हैं, दे डू दैट फॉर द होल ईयर। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो भी पॉसिबल हो, आपके पास गाड़ी हो या गाड़ी भी नहीं हो, आप कहीं जाके, आपको ये दिमाग में एक प्लानिंग करनी है कि मुझे नैप लेनी है कैसे भी 15 से 20 मिनट। Even if it is like पेड़ के नीचे चादर डाल के, तो from home you can take along a mat and a pillow, and under a tree just have a 20 minutes power nap and then move to paper 2. और फर्स्ट पेपर से निकलने के बाद, क्योंकि देखो जब तक सेकंड पेपर खत्म नहीं होता तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत अच्छा किया है, या कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बहुत खराब किया। जब तक पूरा मैच कंप्लीट नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर, कई लोग क्या होता है, फर्स्ट पेपर में उनका पेपर अच्छा जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। In between two ड्यूरिंग papers. दैट इंटरेक्शन, दैट इज नॉट अ रियल इंटरेक्शन। ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं, उनको असलियत का पता भी नहीं होता है। ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं और अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, या आप दूसरे को देख के कोई मतलब आप अपने मन में मनगढ़ंत चीजें बना लेते हो कि ये तो मुझसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में आपको इंटरेक्शन मिनिमम रखना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को आप पहले ही समझा देना, वरना वो पूछते हैं बेटा कैसा हुआ है, ठीक क्या तो चल किया रहा है है? आपने। तो आप पहले ही समझा दो कि अपन सेकंड पेपर के बाद बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में कोई इस तरह की बातचीत नहीं होगी।
आप एनर्जी को बचा के रखो ताकि आप सेकंड पेपर में उसको सही से यूटिलाइज कर पाओ। सो यू हैव टू डू दैट। और इस टाइम में 45 डेज में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वट एवर यू आर फेसिंग, क्योंकि आप जिस एज में हो किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विथ अस। प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, नो हेजिटेशन, कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, नो हेजिटेशन। because these 45 days you may feel like sometimes very happy, sometimes very depressed. So communication is the key. Okay, day पूरे complete day में make it a point that for 5 to 10 minutes you talk to your mother or sister or brother, whosoever you feel close. Okay, about your whole day, that okay, I'm feeling good, how is your life? Just take that 10 minutes. And where we wrote breathing exercise, if someone is possible, make it early in the morning or late in the evening. इसकी आदत Okay, डालो। make it जैसे a habit. अभी तुम पेपर दे भी रहोगे ना, तो कई क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, वहां करके देखो, प्रैक्टिकली करके देखो कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है जो एग्जाम के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, किसी भी वजह से लेट हो गए, गाड़ी या कोई भीड़ हो गई, वहां पे जाम हो गया, ब्रीदिंग है ना, ये प्रैक्टिकली जब आप जाओगे बहुत सारी भीड़ को देखोगे तो फिर शुरू हो जाएगा आपका पैनिक होना। तो इसको हैबिट डालो कि जहां जहां तुम्हें लग रहा है कि अरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट। जो कछुआ है वो ज्यादा दिन तक जीता है, उसका कारण यही है। ठीक है, स्लो स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, दैट इज द रीजन। और दिस इज गोइंग टू वर्क एंड यू हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और तो मुझे लगता है कि मेनली चीजें हो गई हैं। This is what अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। you can आप ask म्यूट कर लो और आप पूछ सकते हो जो भी आपके whatever you डाउट्स हैं। want to ask. And if possible, whatever you did na in entire year of your chemistry work with us, go, if possible, go through notes again, NCRT, if possible, go again. Okay, and complete the questions that you are doing errors, like for example, isomerism, DPP5, you might have marked na ki 5 number question I was doing error and all this. So ask those questions, repeat those हाँ, questions. मतलब कई बच्चों को लगता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, ऑनलाइन बहुत सारे पेपर अवेलेबल होते हैं, तो आप कई लोग क्या करते हैं कि बहुत पेपर ही दे लेंगे, दे आर गिविंग मेनी पेपर्स बट दे आर नॉट एनालाइजिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ एरर दे आर डूइंग। So वो do यूजलेस that. है। आप पेपर एक ही दो, लेकिन उसकी एनालिसिस करो कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया। And make a first condition, make 1 day fix that you will give, for example, Sunday you can, that 9 to 12 you will give paper 1, then have a gap of say 12 to I think 2:30 starts the next na. So till there you take the practice of final day, every Sunday you do this, and then 2:30 to 5:30 you again give next paper. Okay, whatever time is there, like that. If someone is more confident about their preparation, they can have 2 papers in a week, same 6 hours, like Sunday and Wednesday or Thursday. And it is your individual choice, but at least one day, full 6-hour paper, make it a habit. अच्छा, ये कई लोगों के साथ होता है और ये बहुत प्रैक्टिकल है कि अभी तक आपने जो भी एग्जाम दिए हैं वो आपका फाइनल एग्जाम नहीं था, तो कई लोग जो है वो उस रात को सो ही नहीं पाते हैं। बिफोर द एग्जाम इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हम एग्जाम के 1-2 दिन पहले कहेंगे कि आप पढ़ना बंद कर दो क्योंकि अब नया कुछ पढ़ने से फायदा नहीं, लेकिन आपको अपना जो भी शेड्यूल है ना, आप जैसे मॉर्निंग में आप जग रहे हो और 10 बजे रात को सो रहे हो या 9 बजे सो रहे हो, वो आपको इतनी एक्टिविटीज करनी है कि आपको 9-10 बजे नींद आ जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले हम तो मूवीज देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं कि रात को नींद ही नहीं आई, नींद नहीं आएगी तो पेपर तो खराब जाएगा। Just imagine 26th May is a paper and 25th night you have cold feet. एकदम मतलब एक जिसे कहते हैं ना, एक दौरा जैसा आता है 25th नाइट को कि कल पेपर है, क्या होगा, और सारे नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट करते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड, सो मेक योर बॉडी सो मैकेनिकल by following the schedules that on 25th night also, as you know in advance that this will happen.
So be prepared, do exercise that at that day, how you will handle that pressure. और कई बार कई बच्चों के साथ ऐसे हुआ है, जैसे 2 साल पहले आदित्य के साथ हुआ था, 53 रैंक थी उसकी, उसको 103 फीवर था ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, राइट? तो हमने उसको सजेस्ट किया था कि मेडिसिन ले लो, पेन की मेडिसिन ले लो, है ना, ऐसी मेडिसिन मत लो कि वहां नींद आ जाए। तो आप डॉक्टर की सलाह से, अगर आपको बुखार है तो कोई बात नहीं, एक दिन आप इतने यंग हो, आपकी बॉडी, हाँ, दिस इज पॉसिबल, यू कैन टेक मेडिसिन, यू कैन मैनेज थिंग्स। Okay, so be prepared that it is a possibility that on 25th, 26th, in case we are unwell, if you take medicine, in case, God forbid, if it doesn't happen, but if it happens, be very attentive and ask your doctor that does it have sedative or not, because most of these medicines have heavy sedative. आप लेंगे and you will feel sleepy. ठीक, so before taking any medicine, please take care that it does not have any sedative. और दोपहर में जो खाना खा रहे हो ना, क्योंकि जैसे आप घर में ही रहते हो और मदर है, मदर का, जैसे मेरी माँ है ना, उनको ये लगता है कि ये ज्यादा खा लेगा तो ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, उनको समझ में ही नहीं आता कि सो जाऊंगा मैं, ठीक है? So that is a common. जो एग्जाम चल रहा है, पहला पेपर और दूसरा पेपर, उसके बीच में इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें, यू हैव टू मैनेज। वो घर वालों को समझ में नहीं आएगा, मम्मी पापा को नहीं इतना समझ में आता है। They will give you heavy food की extra energy के साथ they will do better. It is a team, they are trying their best, but you have to, मतलब कमांड तो तुम्हें ही करना है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो खाने का भी ध्यान रखो, और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डोंट हेजिटेट टू डिस्कस विद अस, ठीक है? हमारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जो बेस्ट हो सकता है वो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर तूने इनऑर्गेनिक पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो पास कर रखी करिए, कर रखिए। मतलब मेरा पी ब्लॉक में 16 मतलब 2-3 ग्रुप्स बचे हैं, बस वीडियोस देखना। उनको देख लो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा जब तुम पास जेईई ईयर के क्वेश्चन देखोगे, तो देखोगे कि एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और एक दो क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ सकता है, टॉपर भी छोड़ सकते हैं एक क्वेश्चन तो, ठीक है? केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन हम, मतलब हर साल टॉपर छोड़ता है, तो यू हैव टू थिंक कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, ठीक है? पी ब्लॉक के जो बने हुए हैं इस तरह से आपको जो मिला हुआ है, मुझे लगता है बहुत रेयर, क्योंकि लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाने का। तो ये सारी जो चीजें हैं अगर आप करोगे और आपको कभी भी कॉन्फिडेंस कम लगता है, तो आप जेईई के पेपर्स देखोगे तो वो बहुत लॉजिकल है, आपको लगेगा कि मतलब मैं फालतू में परेशान हो रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक में आप जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो और पास जेईई के क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, टू थिंग्स रिपीटेड मोड। जैसे टेस्ट पेपर में वगैरह में रिएक्शंस आ जाती है ना, मतलब पढ़ी नहीं होती वो, तो पढ़ी हुई नहीं है तो कीप इट इन अ लर्निंग मोड, डोंट गेट डिप्रेस्ड। भाई तुम्हें ये अब आइडिया लग जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो फालतू हैं, और क्योंकि जब जेईई के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन बार ही बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। जैसे जिंक का एम्फोटेरिक नेचर और उसका वो प्रेसिपिटेट वो हर थर्ड ईयर आ रहा है ना? सो योर क्राइटेरिया शुड बी योर पीवाईक्यू एंड ऑलवेज हैव दैट सिलेबस को काय में आता है वो सिलेबस ब्रोशर, राइट? द सिलेबस पीडीएफ ऑफ योर जेईई 2024, keep that in your मतलब reach anytime, okay? And when you come across some new or abrupt question in any test series, just go through its solution, whatever it is, keep it as a information in your mind, but don't take anything positive, negative. अगर कोई इसमें अच्छा सा लॉजिक है, सिंपल बेसिक जो फाउंडेशन होती है अगर वो है, तब तो आप उसको सीखो। अगर कुछ ऐसी चीज है जो याद रखने वाली है, आपको पहले से पता नहीं है, आपने क्वेश्चन देखे और आपको लग रहा है कि ये तो यूजफुल नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है? ठीक, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रैंक पे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जो आपको आता है और आप एग्जाम में गलत करके आओगे, उस पर फर्क पड़ेगा। Most importantly, ऐसा question, if we'll see a complete paper ना, as I was saying that you give all this paper 2 times a week now, and for example 26 से come back to around 15 days before, what will be the date roughly? 15 दिन पहले, 10 तारीख, 10th of May. From 10th of May, start giving actual PYQs from the order 2023, 22, like this back. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर okay, and combine PCM, even if you have done the PYQ, then also give combined PCM, 3 hour morning, 3 hour evening slot,
and check what you are scoring, मतलब because that is, कई if you have बच्चों done, you should have 100%. कई बच्चों का ये लॉजिक होता है कि ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं बेटा। जेई के क्वेश्चन जो किए हुए भी होते हैं ना, उनको एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर तक लाने में, मतलब हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम है कि इट्स नॉट इजी वर्क। तो ये मत सोचना कि हमने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं, अगर आपने कर रखे हैं तो 100% सही करके दिखाओ। Do that from the last 10-15 days something, Right? give actual paper. Even if you have done PYQ, then also you give. So that particular thing that Samrit just asked, na, that some question abrupt, you will realize that what is the count of such abrupt question in an entire paper, and it is not worth investing your time. Okay, is that okay, Samrit? और किसी का कोई डाउट? Anything else? I was saying that I have few doubts in few questions. So can we have one or two doubt sessions before JEE Advanced? Why not? Why not? There, डाउट सेशन तो बेटा पहले बोले थे कि other- सैटरडे संडे को है, आप लोग डाउट कभी पूछो, सैटरडे संडे क्या है, वैसे भी पूछो तो anytime you can post. I think other members who are posting and asking, they know that they are being resolved, right? So yes, Samriddhi, you can post your doubts, and post your doubts in the chat box as a picture or PDF, and then we'll accordingly plan the Zoom. Okay? Okay. अच्छा, एक चीज और बोलनी है मुझे कि जैसे हमारा जो ऐप है ना, उस पे आप लोगों का क्या बोलते हैं, बच्चों का टेस्टिमोनियल, वो डाल देना। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, और जब आप तैयारी करते वक्त आप बोर फील कर रहे हो कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम, थोड़ा बहुत हमारे बारे में लिख दो, ठीक है, ताकि नए बच्चे जो आपके जूनियर्स, हाँ अच्छे लिखने को बोल रहा हूँ लिख दो, नहीं अच्छा लिख दो। नए बच्चे जो आएंगे उनके लिए, जो पढ़ेंगे, है ना, आपसे मोटिवेट होंगे, सो दैट इज गुड फॉर अस, राइट? और कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मैम, जो हम इंस्टीट्यूट के पेपर देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब असली एग्जाम में नहीं पूछते हैं वो लोग। जैसे मैंने एनालाइज किया तो ऑर्गेनिक में भी वो एनसीईआरटी की रिएक्शन की पूछ रहे हैं आजकल, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री या वो सब डाल देंगे। तो मैम रिवाइज करते वक्त वो जो रिएक्शन होती है जो सिर्फ मतलब इंटरनल टेस्ट के लिए आपने बता रखी है, वो रिवाइज करना है हमें, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर इन टेस्ट में मोरल कम हो जाता है जब कम मार्क्स आते हैं। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आने दो, उससे कोई मतलब, कुछ ऐसी रिएक्शन है जैसे मैनेज, ये तो कुछ भी पूछ लेते हैं। ये जो इंटरनल टेस्ट है, इसमें तो रैंडम स्टोर की नमीन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस मैम, रैंडम पूछ रहे हैं, जस्ट इग्नोर दोस, नो नीड। If in our lecture we have said na that this is only for internal, not for JEE, you just remember the general mechanism if you could approach, otherwise forget it. स्मार्ट वर्क करो ना, वो फाइनल रिजल्ट तो वहां पे आएगा ना, बट हाँ ये जरूर देखो कि जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं जो जेई के सिलेबस में, वो गलत बस तो नहीं वो कर रहे सही होने चाहिए। मैम तो ये मतलब अगर इंटरनल टेस्ट के अलावा हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही दे तो वो भी चलेगा, या फिर इंटरनल टेस्ट देने का कोई फायदा है? फायदा ये है कि मतलब नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। A little benefit of these internal tests, first which institute you are using, that also decides, because what happens that मेरा एक पैटर्न होगा, लैंग्वेज होगा कहने का एक तरीका, है ना, और if I have taught you, you will become more comfortable with what type of language I am using. When a paper setter is any random person, the same thing with a different language, so वो एक्सपोजर मिलता है कि उसी बात को दूसरा एग्जामिनर घुमा के कैसे पूछ रहा है। यस मैम, यस। So just for that purpose, otherwise you limit ना अपने आप को, you know the thing, but आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस चीज से बचने के लिए you should give this test series. ओके मैम। ये आपको समझ में साइकोलॉजी आनी चाहिए कि कोई भी जो पेपर सेटर है, वो पेपर जब बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जो जनरल पब्लिक भी सॉल्व कर पाए। तो हर पेपर में, चाहे वो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री का हो, बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ बच्चे जो बैठ रहे हैं उनको इतना नहीं आता है, तो हर कोई वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। पेपर सेटर जब बनाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्यू टॉपर्स के लिए ही हैं, कुछ Yes, क्वेश्चंस जो है वो ऐसा है कि एवरेज चेक करने के लिए। ये साइकोलॉजी आपको समझनी है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर में कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे। अगर उनको आप सही कर लोगे शुरू के टाइम में, तो आप पेपर देते वक्त अच्छा फील करोगे, और अच्छा फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस जब आप अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका जो पेपर गया होगा वो अच्छा गया होगा आपके कैलिबर के हिसाब से। मतलब
आपका जो परफॉर्मेंस होगा, आपने अभी तक जो तैयारी करी है उसके आसपास भी होगा, लेकिन आप बुरा क्या कर सकते हो कि आपका जो एवरेज है उससे उस दिन आप डाउन कर सकते हो। अगर एवरेज से आप अगर ऊपर करते हो थोड़ा सा, तो वो आपका Yes, अच्छा कहा जाएगा ना। उसके लिए आपको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो yes, सर ने कहा ना कि पेपर का एक फॉर्मेट, लॉन्ग टाइम बैक माय मेंटर बंसल सर टोल्ड मी दैट अ पेपर फॉर्मेट शुड बी 40% question, 35 to 40% should be any average student who was preparing for JEE should be able to solve by reading general notes and NCERT. There should not be any exception, nothing else. Okay, rest 35 to 40% question should be a little above average, you can say कि एवरेज स्टूडेंट जो थोड़ा ज्यादा पढ़कर आए हैं वो सॉल्व करे, एंड देन रेस्ट 20 to 30% ऑफ द पेपर शुड बी फॉर डिफाइनिंग रैंक्स अंडर 100, अंडर 10. Such no one should be able to score 100% in your paper. That was his words. That were his words. क्या उनको 100% नहीं आना चाहिए. So there should be always such questions. Now your work is to search those. Now in the process making this format of paper, some institutes taking that 20-30 सिलेबस मेंटेन करने की जगह उस 20-30 को कि इनको 100% नहीं आए, वो उसको आउट ऑफ सिलेबस जाकर बना देते हैं और हम yes, उस पे लोड में आ जाते हैं. तो कंसिडर दैट 20-30 साइड, ओके, yes, ma'am. एंड प्रिपेयर फॉर दैट 80. मतलब हमें Yes, दैट्स द स्ट्रेटजी. हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें ये पता चला है कि जेई एडवांस हो या ओलंपियाड हो, वो पेपर वैसा ही बनाते हैं जो इंफॉर्मेशन। सिलेबस वो बोले. हाँ, और मतलब वो इस तरह से बनाते हैं, उनको मालूम है कि कोई बच्चा तो सॉल्व कर लेगा इसको, है ना। तो वो ऐसा नहीं बनाते कुछ भी कि कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए। मतलब वो कुछ इनपुट देते हैं कि कोई रैंडमली किसी का दिमाग चल जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब जैसे लेकिन आजकल जो वो यील्ड वाले क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 2 yes, साल ma'am. से आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. If you pay attention, they are not out of syllabus. What they are doing is whether you know how to balance the reaction, Yes, how ma'am. many moles are used in this particular formation. So see the beauty within the syllabus. They try to confuse you. At some other time we'll take that particular meeting also, that what are the exact personality traits required for facing these papers, है ना. चलो, So for अभी the next अभी time तो मैं यही कहूंगा कि जो चीजें बताई गई है ना, इनको फॉलो करो, इनको प्रैक्टिस करना शुरू प्रैक्टिस करो करो। और डाउट्स पूछो. ठीक. डाउट्स पूछो बेटा, डाउट्स पूछने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक. एंड वी कैन हैव सच मोर मीटिंग्स एज द एग्जाम विल अप्रोच. अपन इसे टाइम टू टाइम इस तरह से प्लान कर, और क्योंकि मैंने कहा संडे को तुम अब पेपर दोगे या इस तरह से, तो वी कैन हैव इट इन द इवनिंग आल्सो. हाँ, रात को भी कर सकते रात को करेंगे, लाइक 8 to 9 टाइप स्लॉट में. व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, जस्ट लेट्स टॉक एंड देन यू कैन रिटायर फॉर द डे. हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत जरूरी है ना। ठीक. वैसे दैट इज व्हाट विल डू. वैसे भी अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व होगे तो नेगेटिविटी कम ही आएगी। फिर भी कई बार पेपर की वजह से आपको लगता है थोड़ा कि बहुत ऊपर नीचे आपने हो सकता मेहनत है. की है और वैसे नंबर नहीं आए। ये होता है, ये लाइफ में भी होता है कि अगर आपने किसी चीज की तैयारी करी है और उस तरह से रिजल्ट नहीं आता, बट इट इज नॉर्मल थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। So just talk, keep talking to your teachers. So let's, है ना, आज के लिए अपन यही एंड करते हैं एंड we'll have one or two more as per your requirement. अभी अपने पास बीच में और संडेज आएंगे ना, so we'll have such more meetings. तुम लोग करते जाओ. जनित बैच के जो बच्चे अभी इसको अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो इवनिंग वाली जो है नहीं मीटिंग, तो वो इन्हें कहाँ. नहीं लेकिन ये वीडियो जाएगा तो वो देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, ओके. तो जैनित वाले जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए हैं, तो जो इवनिंग में जो है हमारे पास जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, उनके साथ वो अटेंड कर सकते 5:30 पर एक और रिपीट मीटिंग होगी. सो दे कैन, आई विल शेयर द लिंक्स फॉर जेनिथ इन द जेनिथ ग्रुप आल्सो. आप लोग जो ज्वाइन कर लिए उनके लिए नहीं, जो नहीं ज्वाइन करे उनके लिए होगी. इफ दे वांट दे कैन ज्वाइन 5:30 मीटिंग, राइट. ओके, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर. मतलब हमेशा बस फोन पर ही बात होती थी कि हाँ ऐसे दिखते हमारे बच्चे, हैं। राइट. थैंक यू वेरी मच। थैंक्स बेस्ट ऑफ फॉर लक। कमिंग. ऑल द बेस्ट. बी इन टच. राइट. चलो, ओके, बाय एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.